दुनिया का पहला सच्चा वैज्ञानिक कहा जाने वाला एल्बियन अल हायथम। दोस्तों, हम जब भी विज्ञान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पश्चिमी देशों और वहाँ के वैज्ञानिकों का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमें ज्यादा यही बताया और सिखाया गया है। मगर दोस्तों, जब हम विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब दुनिया अंधेरे में डूबी थी तब उसी वक्त अरब के मुस्लिम वैज्ञानिक पूरी दुनिया को विज्ञान की रोशनी से रोशन कर रहे थे। वे मुस्लिम वैज्ञानिक ही थे जिनको देखकर यूरोप के वैज्ञानिकों ने विज्ञान सीखी थी। इन्हीं मुस्लिम वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक थे एल्बियन अल हायथम। इन्होंने आज से 1000 साल पहले कैमरे का आविष्कार कर लिया था और इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने दुनिया को बताया कि हमारी आंखें कैसे चीजों को देखती हैं और इन्होंने रोशनी पर रिसर्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज से लगभग 1000 साल पहले सन 1965 ईस्वी में इराक में एल्बियन अल हायथम का जन्म हुआ था। एल्बियन अल हायथम एक महान वैज्ञानिक थे। अपने शुरुआती दौर में एल्बियन अल हायथम एक सरकारी मुलाजिम थे, मगर वो अपने इस काम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस नौकरी को छोड़ दिया और वैज्ञानिक कार्य में लग गए। इनको अल हज़ान नाम से भी जाना जाता था और इनका जन्म बसरा शहर में हुआ था, जो आजकल इराक की व्यापारिक राजधानी कहलाती है। अल हज़ान अपने धर्म को बहुत मानते थे और वो उस दौर के मशहूर वैज्ञानिक थे। वो अपने वैज्ञानिक खोज के लिए कुरान को ही अपना आधार बनाते थे। उनके माता पिता व शिक्षा दीक्षा के बारे में प्रमाणिक जानकारियां नहीं है, पर ये पता है कि पहले बसरा व फिर बाघाड़ में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के पश्चात वो कैरो इजिप्ट पहुंचे। एल्बियन अल हायथम के जीवन और खोजों की कहानी वास्तव में असाधारण है। 965 में बसरा में जन्मे उन्होंने दृष्टि और प्रकाश दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों विषयों में महत्वपूर्ण नई खोजें लाई। हालांकि उनकी शानदार सफलता उनके जीवन के सबसे काले प्रकरण के समय आई। एल्बियन अल हायथम ऐसे समय में बड़ा हुआ जब मुस्लिम सभ्यता में स्कूलों और पुस्तकालयों का विकास हुआ। छात्रों की उच्च प्रशिक्षित विद्वानों तक पहुंची थी, जो कानून, साहित्य, चिकित्सा, गणित, भूगोल, इतिहास और कला सहित विभिन्न विषयों को पढ़ा सकते थे। वाद विवाद और प्रवचन लोकप्रिय थे और अरबी में होते थे, जिससे विद्वानों को नई अनुवादित प्राचीन पांडुलिपियों से विचारों पर चर्चा करने में मजा भी आता था। एल्बियन अल हायथम की होशियारी की हिस्सा हर तरफ फैली हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं नील नदी की बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए एक समाधान लागू करता। ये दावा इजिप्ट के फातिमिद खलीफा अल हकीम तक पहुंचा, जिसने उन्हें कैरो में आमंत्रित किया। अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए एल्बियन अल हायथम ने दावा किया कि वो एक बांध और जलाशय बनाकर महान नील नदी को वश में कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने चुनौती की सीमा और नदी के किनारे प्राचीन इजिप्ट के अद्भुत अवशेषों को देखा तो उन्होंने अपनी खुद की शेखी बघारने की सोच पर पुनर्विचार किया। यदि इतनी बड़ी परियोजना की जा सकती है तो उन्होंने तर्क दिया ये अतीत के शानदार बिल्डरों द्वारा किया गया होगा, जिन्होंने हमें इस तरह के शानदार शिल्प अवशेष के तौर पर छोड़े। वे खलीफा को सूचित करने के लिए कायरो लौट गए और कहा कि उनका समाधान संभव नहीं है, ये जानते हुए कि उस विशेष खलीफा ने विफलता का मनोरंजन नहीं किया और यदि वो उसे निराश करते हैं तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एल्बियन अल हायथम ने खलीफाओं को क्रोध से बचने के लिए पागलपन का नाटक किया। वो जानते थे कि इस्लामी कानून एक पागल व्यक्ति को उसकी असफलता की जिम्मेदारी लेने से बचाएगा। खलीफा के मिजाज के जंगली झूलों के बावजूद उसने फिर भी इस्लामी कानून का पालन किया। कायरो ने एल्बियन अल हायथम को निष्कासित करने के बजाय खलीफा के विद्वान को स्थायी सुरक्षात्मक हिरासत में रखने का फैसला किया। उसकी और दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा ये आवश्यक था। एल्बियन अल हायथम को हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया था, जीवंत प्रवचनों और बहसों से दूर, जिसके वो आदी थे। फिर भी ये ठीक वैसे ही थे जैसे जीवन अपने सबसे कठिन समय में था। एल्बियन अल हायथम ने शायद चकाचौंध करने वाली खोज की जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। एक दिन उन्होंने अपने अंधेरे कमरे में एक छोटे से पिनहोल के माध्यम से प्रकाश को चमकते देखा और विपरीत दीवार पर बाहर की दुनिया की एक छवि पेश की। एल्बियन अल हायथम ने महसूस किया कि वो बाहर की उन वस्तुओं की छवियों को देख रहे थे जो सूर्य द्वारा प्रकाशित थी। बार बार किए गए प्रयोगों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश किरणें सीधा रेखा में गमन करती हैं और दृष्टि तभी सिद्ध होती है जब ये किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। वे एक वैज्ञानिक के रूप में लगातार कार्य करते रहे और इस क्रम में स्पेन भी गए। स्पेन में उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे गणित, भौतिकी, ऑप्टिक्स, चिकित्सा शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया और सभी विषयों के अतिरिक्त वैज्ञानिक विधुओं पर अनेक पुस्तकें भी लिखी। अल हज़ान का वैज्ञानिक कार्य भौतिक के प्रकाश संबंधी क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित था। उन्होंने प्रकाश की प्रकृति पर टॉलेमी व गैलेन के सिद्धांतों का अध्ययन किया था और पाया कि प्राचीन ग्रीक मान्यताएं खामियां युक्त हैं। उस समय तक ये माना जाता था कि प्रकाश वास्तव में आंखों से निकलता है और दिखने वाली वस्तु से टकराकर वापस आंखों में जाता है और इस प्रकार दृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। अल हज़ान दुनिया के पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने गणितीय खोज से देखने के सिद्धांत को व्याख्या किया था और आज पूरी दुनिया में देखने के सिद्धांत को ही पढ़ाया जाता है। अल हज़ान ने बताया कि वास्तव में प्रकाश का स्रोत सूर्य है और सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वस्तुओं पर पड़ती हैं और परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचती हैं। इसी वजह से हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इस प्रक्रिया में आंखों से सूचना मस्तिष्क तक जाती है। अल हज़ान ने प्रकाश के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था और परावर्तन एवं अपरिवर्तन दोनों को समझा था। उन्होंने छाया व इंद्रधनुष के निर्माण की प्रतिक्रिया को भी समझा, साथ ही प्रकाश की भौतिक प्रकृति को भी जानने का प्रयास किया। उन्होंने आंख के विभिन्न भागों का अध्ययन करके उनका सटीक वर्णन किया था, साथ ही इन अंगों की सहायता से किस प्रकार देखा जाता है। उन्होंने दो आंखों से देखने के लिए भी लाभ गिनाए थे और ये भी समझाया था कि उदय व अस्त होने के दौरान जब सूर्य व चंद्र हॉरिजॉन की ओर होते हैं तो
तो उनके आकार में परिवर्तन क्यों दिखलाई देता है। उन्होंने लेंसों व दर्पणों का भी गहन अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि लेंस का कर्वेचर प्रकाश के फोकस के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने खुद भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तैयार किए थे जो कि बाद में रिफ्लेक्टिंग बाइनोक्यूलर्स में प्रयोग हुए। उन्होंने एक सूर्य ग्रहण के दौरान पिनहोल कैमरा भी तैयार किया था जिसमें सूर्य की तस्वीर दीवार पर उतारी गई थी। इंद्रधनुष के जरिए उन्होंने वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन किया था। इसके माध्यम से उन्होंने वायुमंडल की ऊंचाई मापने का भी प्रयास किया था। ऑप्टिक्स के अतिरिक्त अल हसैन ने गणित व भौतिकी की अन्य शाखाओं के लिए भी कार्य किया। उन्होंने बीजगणित व ज्यामिति के बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्यामिति विषय का भी विकास किया। उन्होंने शरीर की गतियों के गतिशास्त्र का भी अध्ययन किया। अल हसैन ने अपने ज्ञान को अरबी में अपनी पुस्तक में लिखा। बाद में 13वीं शताब्दी में इनका अनुवाद लैटिन में हुआ तथा रॉजर बैकॉन एंड रॉबर्ट ग्रॉसटेस्ट आदि विद्वान इससे अति प्रभावित हुए। जब जोनानेस केपलर ने आगे नया ज्ञान रखा तब अल हसैन का ज्ञान फीका पड़ने लगा, पर फिर भी 17वीं शताब्दी तक उन्हें महान वैज्ञानिक माना जाता रहा। एल्बियम अल हैताम द्वारा रचना। एल्बियम अल हैताम के 96 पुस्तकें लिखे जाने का रिकॉर्ड है। केवल 55 जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश के विषय से संबंधित विषयों में शामिल है चंद्रमा का प्रकाश, सितारों का प्रकाश, इंद्रधनुष और प्रभामंडल, गोलाकार जलते हुए दर्पण, परवलयिक जलते हुए दर्पण, जलता हुआ क्षेत्र, ग्रहण का आकार, छाया का निर्माण, प्रकाश का प्रवचन। साथ ही उनकी पसंदीदा पुस्तक बुक ऑफ ऑप्टिक्स उनके कुछ कार्यों के लैटिन अनुवादों को रॉजर बैकॉन, रेनी डेस्कार्टेस एंड क्रिश्चियन ह्यूजेंस जैसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन और यूरोपियन पुनर्जागरण विचारकों को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें अल हसैन के रूप में जानते थे। विभिन्न मुस्लिम शासकों और धनी अभिजात वर्ग के संरक्षण में 200-300 वर्षों की अवधि में विद्वानों की पिछली पीढ़ियों के काम का उपयोग करने में सक्षम होने से एल्बियन अल हैताम को बहुत फायदा हुआ। नई वैज्ञानिक खोजें जैसे कि एल्बियन अल हैताम खगोलीय प्रेक्षण के साथ साथ चिकित्सा चमत्कार, खगोलीय प्रेक्षण, नए मानचित्र, पुस्तकालय और उन्नत स्कूल जो विभिन्न गणितीय विषयों को पढ़ाते थे। मुस्लिम सभ्यता ने वैज्ञानिक ज्ञान के संचय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व आधुनिक युग जिसने प्राचीन दुनिया को बदल दिया। इन पिछली खोजों ने हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों, कस्बों, हमारे व्यापार करने, यात्रा करने के तरीके और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। एल्बियन अल हैताम वैज्ञानिक के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों को अपनी शिक्षा भी देते थे। उनके छात्रों में सेम्बान से एक फारसी, सोखब सोहराब और अबू अल वाफा मुबासिर IBN फतेह एक इजिप्ट के राजकुमार थे और उनसे काफी लगाव भी रखते थे। सन 1040 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया और ये दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, आपको एल्बियन अल हैताम के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।